हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। एंड आज हम लोग जो है सेकंड पार्ट में है इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के। ओके, मैंने आपको बताया था अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि आज भी हमारे देश में जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हैं। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल दिया है। एक लक्ष्मी नाम की फार्मर है, इसके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन है। ठीक है, जिसमें शायद इसका फसल उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मतलब एक साल में वो दोबारा फसल नहीं कर पा रही है। ठीक है ना, सपोज करते हैं कि अगर बैंक उसको जो है कैसे होगा, कैसे उसका इनकम बढ़ सकता है, कैसे उसका एम्प्लॉयमेंट हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं हमारे देश की, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि अगर बैंक जो है उसको लोन दे देता है, तो वो क्या करती है, इरिगेशन फैसिलिटी अपने यहाँ कर लेती है। फैसिलिटी कुछ भी कुआं खुदवा लेगी या फिर कुछ भी कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि वो साल भर में 2 क्रॉप लगा लेगी आराम से। 1 ईयर में वो 2 क्रॉप आराम से प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है ना, उससे कल्टीवेशन कर सकती है वो। और बात करते हैं, लेकिन अब पानी ही बात नहीं है। ठीक है ना, वो उसके पास और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे अब जो है कि अपने या फिर लक्ष्मी जैसे और भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं हमारे इंडिया में, जिनको क्या होता है कि खेती बाड़ी के लिए दूसरे से कर्जा लेना पड़ता है, इनफॉर्मल सेक्टर से लेना पड़ता है, मनी लेंडर से लेना पड़ता है। तो बैंक प्रोवाइड करे तो मान लीजिए 2 साल में उनके पास एक सरप्लस गेन होगा, मतलब कहने का मतलब जरूरत से ज़्यादा होगा, ज़्यादा गेन आएगा, उनके पास अनाज ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो क्या होगा इस चीज़ में कि जैसे मान लीजिए कि उनका जो है 500 kg जो है वीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से उनके पास जो है 50 kg या फिर चलिए हम 200 kg जो है उनका कंजप्शन मान लेते हैं, उतना हम लोग सेल्फ यूज के लिए रखेगा। ठीक है ना, अब जो क्या है, जो 300 kg बचा, इसको लोग क्या करेंगे, इसको मार्केट में बेचेंगे या जहाँ बेचना होगा बेचेंगे। ठीक है ना, मार्केट में मान लीजिए बेचेंगे। तो अब देखिए एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा, ये तो इनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। गवर्नमेंट सिर्फ एक काम किया, इनको लोन दिया है ताकि जो पानी फैसिलिटी को अच्छे से कर सके। ठीक है ना, तो क्या होगा कि अब इसको मार्केट भेजने के लिए क्या होगा, हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, रोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये 2 चीज़ तो जरूरत लग रहा है ना हमारे पास। तो अब क्या करेगा गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए रोड बनवा देता है। ठीक है ना, तो जब रोड का कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो बहुत से लोग एम्प्लॉयड होते हैं उस समय, बाहर से नहीं आते हैं मजदूर, गांव के ही मजदूर रहते हैं। ठीक है ना, तो कुछ लोग क्या होगा, इसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ लोग इंगेज हो जाएंगे। तो ये 2 चीज़ का एम्प्लॉयमेंट हुआ। फिर सरकार जो है वैसे क्षेत्र में जहाँ सूखा हुआ है वहाँ एक डैम अगर कंस्ट्रक्ट करवा देती है, तो डैम के कंस्ट्रक्शन में लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, लोग इंगेज होंगे, लोगों को जॉब मिलेगी। और दूसरी बात है कि फिर बाद में भी जो है डैम का देख रेख करने के लिए कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, रोजगार हो सकता है। इस तरह से हम लोग रोजगार को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट जैसे, ये तो पानी की समस्या थी, उसके अलावा किसान को बहुत तरह की समस्या है, बीज की, फर्टिलाइजर की, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की। तो हर चीज़ के लिए जो है इन लोगों को पैसा लेना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट लोकल बैंक उनको अच्छे से क्रेडिट दे दे एक सस्ते रेट पर, तो क्या होगा कि इन लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अनाज प्रोड्यूस होगा। और इन लोग जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ये भी रोड एक्सपेंड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंड करेगा। ठीक है ना, तो इससे एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो सकता है हमारे देश में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए एक और है, अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा। कुछ जो है कॉटेज इंडस्ट्री पहले हमारे देश में चलता था, जो अपने यहाँ ही या फिर अपने सिटी में आदमी करते थे, तो रूरल इंडस्ट्री खोल दे कुछ। ये कैसे होगा, मान लीजिए किसी जगह जो है दाल का खेती ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पल्स की खेती वहाँ ज़्यादा हो रही है। ठीक है ना, तो क्या करे गवर्नमेंट वहाँ जो है एक मिल सेटअप कर दे।
दाल का एक मिल सेटअप कर दे और वो एक वहाँ कोल्ड स्टोरेज भी करवा दे, कोल्ड स्टोरेज भी करवा सकता है। तो इससे क्या होगा, जो मिल एक चालू होगा, दाल का मिल जो चालू हो रहा है, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग इसमें इम्प्लॉयड हो जाएंगे और कोल्ड स्टोरेज में भी कुछ लोग इम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। जब रेट अच्छा होगा तब हम बाद में दाल बेचेंगे उसका, ठीक है ना, सस्ता रेट में। हमको जब एक हो जाता है कि मजबूरी हो जाती है लोगों की, जब रेट मिलेगा नहीं, बाद में ख़राब हो जाएगा तो इसको अभी बेच दो। लेकिन ऐसे क्या होगा, कोल्ड स्टोरेज रहने से क्या होगा, आसानी से रहेगा, ख़राब भी नहीं होगा और सही रेट आने पर बेचा जा सकता है। तो यहाँ 2 स्टेप और हो गए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो गांव या फिर जो भी जगह जो है फॉरेस्ट नज़दीक है, वहाँ पर हनी कलेक्शन सेंटर बना दे। ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर गवर्नमेंट वर्क करता है तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। देख रहे हैं ना आप लोग, मैं सारा चीज़ जो है गांव के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, गांव के लिए ही बता रहा हूँ सब चीज़। तो ये सबसे एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयमेंट का स्थिति अच्छा हो सकता है। आज जो है अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा और एक लेवल अप की बात करते हैं। ये तो गांव के बारे में था कि गांव का हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आते हैं थोड़ा सा और चीज़ पर, गांव से ये भी लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो है क्या करेगा गवर्नमेंट, मान लीजिए कि एक अनुमान से 5 to 29 ईयर्स एज ग्रुप में करीबन कितने लोग होंगे हमारे देश में, बहुत लोग होंगे। लगभग मान लीजिए एक परसेंटेज निकालते हैं तो 50% या फिर 45% लोग जो होंगे इस एज ग्रुप में होंगे। यानी इसमें से बहुत से लोग हैं एजुकेशन वाले और बहुत से लोग हैं जो जॉब वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें से सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ये बात आप ही जानते हैं। बिहार की बात कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे जो मान लीजिए यहाँ पर अगर 1500 बच्चे हैं, सपोज कर लेते हैं कि 1500 स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है ना, इसमें से सिर्फ 800 स्कूल जाते होंगे और इतने ही लायक व्यवस्था भी है, ठीक है। तो अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, अगर 1500 या इससे अधिक बच्चे भी जाते हैं तो क्या होगी कि अब जो है स्कूल बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी ना, ठीक है। स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन में लेबर का काम लोगों को मिल जाएगा, एक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। अब जो है स्कूल बिल्डिंग में टीचर और भी कैशियर और बहुत सारा पोस्ट होता है आपका, प्यून, ठीक है ना। तो अलग अलग इतने लोगों को आदमी स्टाफ के रूप में जब वहाँ पे रिक्रूट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। मान लीजिए एक स्कूल में 30 टीचर्स, 2 कैशियर और 5 प्यून मानते हैं हम, तो सिर्फ एक स्कूल से आ रहेगा। कितने ऐसे होंगे, मैं सिर्फ एक जगह की बात कर रहा हूँ, एक पंचायत या फिर एक डिस्ट्रिक्ट की ही मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ बिहार में 39 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना। हर जगह पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, उसके हिसाब से स्कूल बनेंगे, उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उससे समझिए कि पूरे कंट्री में हमारा कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है सिर्फ स्कूल से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एक ये चीज़ हो गया, इससे भी जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है ग्रामीण क्षेत्र की। फिर जो है हेल्थ वर्कर जो है, कुछ अगर हमारे देखते हैं कि गांव में जो है हेल्थ सिचुएशन आज ही अच्छा नहीं है उतना बढ़िया, तो हेल्थ केयर सेंटर अगर गवर्नमेंट खोल देता है, हेल्थ केयर सेंटर खोलता है, तो क्या होगा, उसके कंस्ट्रक्शन में भी लेबर का काम पड़ेगा। देखिए जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन होगा लेबर का वर्क पड़ेगा और एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। सीजनल एम्प्लॉयमेंट ही चलेगा लेकिन चलेगा जरूर। उसके बाद है डॉक्टर चाहिए आपको, हो गया, रोजगार बढ़ गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसमें हेल्थ वर्कर चाहिए, नर्सेज चाहिए, ठीक है। नर्सेज भी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज होगा। आज जो है हर एक, और सबसे बड़ी बात है कि हर स्टेट जो है, हर एक क्षेत्र जो है अपना इनकम बढ़ाने के पीछे लगा हुआ है। तो लोग जो है अपने कला को, अपने टूरिज्म को ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। और आज जो है सबसे बड़ी चीज़ आ गई है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको सब लोग कंप्यूटर से भी जानते हैं। ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। ये सब चीज़ सेटअप हो रहा है। एक
बताया गया था एक सेंसस के जरिए कि करीबन आज टूरिज्म में लोग जो है 35 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है उसमें इंगेज हैं। हर एक ईयर 35 लाख से ज़्यादा लोग टूरिज्म में, विदेश से जो लोग आते हैं वैसे एक्टिविटी में बहुत से ज़्यादा लोग इंगेज हैं। तो ये सब चीज़ अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो भाई ये इतना चीज़ तो होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी इतनी जल्दी तो कर नहीं देगी सरकार, पैसे चाहिए उतना कंस्ट्रक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए। अब टीचर रखती है, टीचर को पेमेंट नहीं मिलेगा तो ये भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है, लेकिन एक हाल में ही बहुत पहले 2005 में एक आया था एक्ट, जिसमें जो है राइट टू वर्क निकाला गया था, राइट टू वर्क निकाला गया था। और इसके लिए एक नरेगा आया था 2005 का ये, ठीक है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके तहत जो है ये 200 डिस्ट्रिक्ट के लिए राइट टू वर्क निकाला गया था और बाद में 130 डिस्ट्रिक्ट में और फैलाया गया था, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर एक फार्मर को सरकार के तरफ से 100 दिन का रोजगार मिलेगा। आप पूछेंगे सर 100 दिन ही क्यों, सालों साल देना चाहिए थे, 65 डेज देना चाहिए था ना, तो रोजगार नहीं रहे तो। क्योंकि भाई मैंने बात की फार्मर्स की, फार्मर जो है कल्टीवेशन भी करेंगे, ठीक है ना, कुछ सीजन बीच में होते हैं जिनमें उनका खेती बाड़ी अच्छा से नहीं हो पाता है, तो वो समय के लिए नरेगा आया था कि वो 100 दिन जो है उनको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो देखते हैं ना कभी कभी रोड कंस्ट्रक्शन होता है कहीं पे टाउन में, कोई भी लंबा रोड बनता है, तो उसमें जो लेबर आते हैं कहाँ से आते हैं, बाहर से, अमेरिका से, कहीं से नहीं, वो आसपास क्षेत्र के जो गांव होते हैं उनका फॉर्म फिलअप होता है, उसी के हिसाब से ये जो है नरेगा काम करता है। उनको जो है 100 दिन का जो है एम्प्लॉयमेंट सरकार की तरफ से मिलता है, ठीक है। तो समझ गए ना एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है। शहर में है, हम लोग शहर में भी स्कूल खुल सकता है, सोचिए कितना डेवलप हो सकता है, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना रहे तो कितना डेवलप हो सकता है, गवर्नमेंट अपने प्लान को और अच्छा कर दे तो। लेकिन ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, टाइम टेकन है इसमें, इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो इसके लिए ये थोड़ा स्लो प्रोसेस में भी चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसे बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। दो तरह का सेक्टर होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो 2 एग्जाम्पल भी दिया था। अब देखिए ऑर्गेनाइज्ड वर्क का क्या फैसिलिटी है, आप लोग खुद से सोच सकते हैं, और एक अनऑर्गेनाइज्ड की क्या बात करते हैं, सोचिए थोड़ा सा क्या क्या हो सकता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकती हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड वर्क का सबसे पहला चीज है जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, मैंने डेवलपमेंट चैप्टर में भी आपको इसके बारे में बताया था। सेकंड हो गया आपका, एक हो गया जॉब सिक्योरिटी, रेगुलर वर्क रहेगा और टाइमली वर्क रहेगा, तो 6 आवर्स या फिर 8 आवर्स जो भी उसका काम है, ठीक है ना। थर्ड में हो गया आपको पेमेंट अच्छा मिलेगा इसमें, मेडिकल फैसिलिटी, लीव, ये सिर्फ 5 क्राइटेरिया की बात करते हैं, और भी बहुत सारे आपको ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी मिल जाएंगे। इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है आपका, ठीक है ना, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई टाइम लिमिटेड नहीं है, सेकंड में पेमेंट जो है लो रहता है, मेडिकल फैसिलिटी कुछ नहीं, जिस दिन जाइएगा उस दिन काम रहेगा, अब कोई लीव नहीं, संडे मंडे, इसमें संडे लीव है, मंथली लीव है। तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड, जिसमें किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। और ये हो गया ऑर्गेनाइज,
लेकिन आज जो है मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आज जो है लगभग लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। आप लोग शहर में देखते होंगे तो बहुत से ऐसे डेली वेजेज वर्कर होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज में है, डेली आते हैं काम की तलाश में। बहुत से लोगों को काम मिलता है भी उसमें, और बहुत से लोगों को काम भी नहीं मिलता है डेली, ठीक है ना। तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया में आज लगभग से ज़्यादा लोग जो है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंगेज हैं, ठीक है। तो कैसे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जो है हम इनको हटा सकते हैं, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में कैसे कर सकते हैं, इसकी बात होती है। तो बात करते हैं हम कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों नहीं एम्प्लॉयड हो रहे हैं लोग। सबसे पहला बात कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड होने के लिए एजुकेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे देश की एजुकेशन रेट जो है अब बढ़ी है, पहले जो है उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। तो हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर हम लोग जॉब क्रिएट, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जॉब क्रिएट कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग जो है एम्प्लॉयड होंगे। कौन रहता है भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कौन रहेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास ज़मीन नहीं है अपना, जो दूसरे खेतों में काम करते हैं, तो वो क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं वे लोग, ठीक है। मार्जिनल फार्मर हो गए, कारपेंटर्स हो गए, फिर जो है आपका गोल्ड स्मिथ्स हो गए, तो ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। शहरी क्षेत्र में जो डेली वेजेज वर्कर हो गया, कैजुअल वर्कर हो गया, जिसको कहते हैं ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में जो इंगेज है, या फिर स्ट्रीट वेंडर में जो काम करते हैं, गली गली घूम के सामान बेचते हैं, तो ये सब जो है छोटे मोटे दुकान चलाते हैं, तो ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काम है। ये ज़्यादा इनकम इनको नहीं दे पाता है। और आज भी हम लोग मेजोरिटी देखते हैं कि क्या हो रहा है कि बहुत लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक नई बात आज जानने को मिलती है कि कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल स्कूल हो गया, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है लेकिन ऑर्गेनाइज की तरह काम करता है, रेगुलर होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, पेमेंट अच्छा होता है, लिमिटेड टाइम आवर्स वर्किंग आवर होता है। फिर आपका कंपनीज हो गई, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसी चीज़ है जो अनऑर्गेनाइज होकर भी ऑर्गेनाइज रूप में काम कर रहे हैं। अब आते हैं सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया, चलिए आप देखते हैं। बहुत छोटी चीज में इसको हम समझेंगे, ज़्यादा इसको पीछे वाला चैप्टर भी नहीं है ये, बस जानेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, ओके। क्या देखिए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, कुछ वर्क जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर। एग्जाम्पल रेलवे, पोस्टल जो चल रहा है वर्क, ठीक है, बैंक हो गया। और प्राइवेट सेक्टर में आ गया किसी प्राइवेट पर्सन का हो गया, जैसे हम लेते हैं इसको ले लेते हैं, इसको मालूम आप होगा, ठीक ना। तो टिस्को जो है आपका टाटा फैक्ट्री वाला है, ठीक है ना। टिस्को को हम लोग कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। और रिलायंस हो गया मुकेश अंबानी जी का, ठीक है ना। तो ये सब जो है बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो जनरल सी बात है कि ये सब ज़्यादा इफेक्टिव काम करते हैं इनके मुकाबले, रेलवे का हालत या फिर पोस्टल का। तो यही लोग ये काम क्यों नहीं चालू करते हैं, क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा दिमाग में। इसलिए कि गवर्नमेंट जो होती है इन सब चीज़ों बहुत बड़ा पैसा खर्चा करना पड़ता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। और ये पैसा कहाँ से लाते हैं, तो जो टैक्स हम लोग पे करते हैं वही टैक्स से इन लोग ये चीज़ को स्टार्ट करता है। और हम लोग इनको टैक्स देने में कतराते भी नहीं हैं, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट है। और कोई अजनबी आदमी आके आपसे मांग दे कि हाँ भाई हम लोग रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, 1000 का दे दीजिए टैक्स के रूप में, तो दे देंगे हम लोग, कभी नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो होती है कि प्राइवेट सेक्टर यही हो गया और पब्लिक सेक्टर यही हो गया, जिसमें जो है प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका मोटिव हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, इसका मोटिव प्रॉफिट नहीं कमाना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना इसका मोटिव नहीं है। ये जो है उसके प्रॉफिट कमाने के साथ साथ जो है इसका मोटिव है कि ये जो है समाज को हर चीज़ को प्रॉफिट दे, विकास करे,
ठीक है ना, ऊंच नीच जो हर तरह से जिससे भी विकास हो, इसका मोटिव मेन ये रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का मोटिव है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स पे कौन ध्यान देता है? ये सभी चीज़ों पे सरकार ही ध्यान दे सकती है, और कहीं ना कहीं सरकार भी इन लोग को अनुमति देती है कि भाई आप चालू कर सकते हैं, आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। इस कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगा? सरकार देगी। वाटर कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट देगी। तो बहुत से ऐसा चीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, और बहुत से ऐसे भी चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता है। बट मानिए तो पब्लिक सेक्टर जो है ज़्यादा हम लोग को फैसिलिटी देता है हर चीज़ के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर से लेकर हाउस फैसिलिटी, हर चीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में देता है। ठीक है, तो ये क्लास जो है सिंपली ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेसन जो है मनी एंड क्रेडिट जो है हम लोग उसको ऑडियो से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है ना।